दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि परीक्षाओं को ध्यान देते हुए आपकी तैयारियां बहुत अच्छी होंगी और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सारी डिग्रीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में डिफरेंस, ये सारे कंटेंट्स आपने पढ़े हैं। जो आपने वो तैयारी की है उन पर बेस हम आज एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी जो थियरी की क्लास हुई उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जब आप कर लेंगे तो आपका वो टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाएगा, यानी गलती होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेंशन। कह रहा मांग की लोच का विचार निम्न में से किस पुस्तक में उल्लेख किया गया। देखिए, कुछ पॉइंट आप इस पे पहले कॉमन समझ लें। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर आप बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। और एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं कि एल्फ्रेड मार्शल की अगर आप बात करें तो ये जो चारों बुक आप देख रहे हैं ये एल्फ्रेड मार्शल की ही बुक है। डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पब्लिश हुई। मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स 1923 में जो बुक पब्लिश की गई ये एल्फ्रेड मार्शल के जीवन की आखिरी किताब थी। यानी इस किताब के बाद ये उन्होंने अपने जीवन में इस किताब को अपने अंतिम दौर में लिखा और इसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस किताब के लिखने के तुरंत बाद की बात नहीं कह रहा हूं, मतलब इस किताब के लिखने के बाद उन्होंने कोई और किताब नहीं लिखी। हमारी टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चीज कॉन्सेप्ट दिया गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में और वो ईयर था 1890 का। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी कॉन्सेप्ट देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया। उनकी बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है और ये बुक 1890 में पब्लिश हुई थी। फिर देखिएगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस है। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट द सिचुएशन ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड। देखिए, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूरी थ्योरी नहीं पता है तो केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने से आपकी नॉलेज बहुत अच्छी इनहेंस नहीं होगी। तो आप जरूर टाइम निकाल करके एक बार फुल वीडियो देख लें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करिए तो अच्छा समझ में आएगा। जिनको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से आती है वो केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, उनका और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा चारों में डायग्राम है जो लेस इलास्टिक की कंडीशंस को शो कर रहा है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि लेस इलास्टिक डिमांड यानी कम लोचदार मांग हम कहते किसे हैं। अगर आपने प्रीवियस के वीडियो देखें तो उसमें आपको बताया गया है कि जहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है ये कम है कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। इसका मतलब है, समझिएगा, मान लीजिए चेंज इन डिमांड 20% का है और चेंज इन प्राइस जो है वो 50% का है। तो अगर आप ईडी कैलकुलेट करेंगे तो 20% अपॉन 50% ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले पॉइंट हो जाएगा और 5 4 जा 20 होता है तो 0.4 आ जाएगा, यानी 1 से कम है। तो लेस इलास्टिक कह रहा है 1 से कम। एक बात आप समझिएगा, जब भी जो आंसर आए वो 0 से 1 के बीच में होता है तो वो आपका लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक आप कह सकते हैं। अगर वो 1 या 1 से अधिक होता है तो उसे हम लोग इलास्टिक के नाम से जानते हैं, यानी लोचदार के नाम से जानते हैं। अब इन चारों कर्व में अगर आप बात करें तो यहां पर जो डिमांड है यानी ईडी जो है वो इनफाइनाइट होगा। इस पॉइंट पर बात करें तो ईडी इक्वल 0 होगा। उसका रीजन भी आप चाहें तो यहां देख सकते हैं। अगर यहां पर बात किया जाए ईडी के लिए तो टॉपिक है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
आप देख सकते हो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी जो प्राइस का चेंज है वो 0 है। यहां पर ये चेंज हो रहा है तो आप इसको मान लीजिए 20% आपने नाम दे दिया तो ये 20 हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, नीचे 0 है ऊपर नंबर है, तो इसका मतलब 0 से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये अनंत है, मींस इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये ईडी इनफाइनाइट की बात कर रहा है। इस पॉइंट पर देखिएगा प्राइस में तो चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए प्राइस का चेंज ये 10% है, तो यहां पर ईडी इक्वल फार्मूला आपको याद है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप देख लो डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डिमांड का चेंज 0 है, जबकि प्राइस चेंज हो रही है, मान लीजिए 10% है, तो ऊपर 0 है नीचे कोई वैल्यू है, तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी यहां पर ईडी इक्वल 0 है। अब आप इन दो ग्राफ पर समझिएगा, यहां पर आप ग्राफ के सिवा पर देख सकते हैं कि प्राइस का जो चेंज है वो एरिया ज्यादा है, मान लो ये 10% है, डिमांड का चेंज का एरिया कम है यानी वो 5% है। तो आप यहां पर भी ईडी कैलकुलेट कर लें, तो ये 5/10 ये आपका 0.5 आएगा, और इस पर आप देखें तो प्राइस का चेंज जो है वो कम दिख रहा है और यहां पर जो चेंज है वो ज्यादा है। ये परसेंटेज कोई भी आप लिख सकते हैं, तो यहां पर ईडी इक्वल 40/10 करेंगे तो ये 4 आएगा। अब आपसे पूछा देखिए क्या है, कह रहा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब 1 से कम, तो 1 से कम में आप इन चारों में देखिए तो 1 से जो कम आपको यहां पर दिख रहा है वो आपका 0.5 का दिख रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी जब आप मार्क करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी आएगा, यानी सेकंड का सी सही होगा। फिर देखिएगा कह रहा है अमंग द फॉलोइंग डिमांड कर्व व्हिच वन इज मोर इलास्टिक। कह रहा है इन चारों में, यानी ई एफ जी एच ये 4 डिमांड कर्व दिए गए हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इलास्टिक है। आप देख सकते हैं इस पे फ्लैटर द कर्व, जो कर्व जितना फ्लैट होगा, कहने का मतलब इस तरह समझिएगा, जैसे ये कर्व है, ये कर्व दिया है, ये कर्व दिया है, तो ये ज्यादा फ्लैट है। फ्लैट का मतलब आप समझना, जैसे यहां तीनों पे आप बात करें, जैसे ये मान लीजिए पहली स्थिति आपको डिनोट कर रही है, फिर उसके बाद यहां पर आप देखें, ये देखिएगा प्राइस का चेंज कम है और डिमांड का चेंज ज्यादा है, तो इस चीज को हम लोग फ्लैटर के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है इन चारों में कौन सा कर्व है जो सबसे ज्यादा फ्लैटर है, तो आप देख सकते हैं इसमें ई जो कर्व है डिमांड का वो सबसे ज्यादा फ्लैटर है, वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम होगी लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपका ज्यादा होगा। फिर कह रहा है इफ अ कमोडिटी हैज लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स देन इट्स डिमांड कर्व विल बी। कह रहा है यदि किसी वस्तु के बड़ी संख्या में स्थानापन्न है तो उसकी मांग वक्र होगी। इस पॉइंट पर आपसे कह रहा है कौन सा, जैसे 2 डिमांड कर दिया है, एक आपको पी डिमांड कर दिया है, एक क्यू डिमांड कर दिया है। कह रहा है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा है इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम बात करें पेप्सी की और कोका कोला की, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। अगर पेप्सी का रेट बढ़ जाए तो पेप्सी पीने वाले लोग कोका कोला पर शिफ्ट हो जाएंगे। टी और कॉफी की बात करें, अगर चाय का रेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो चाय पीने वाले लोग कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज किया जा सकता है। अब अगर इस पॉइंट पर आप बात करें तो कह रहा कोई एक ऐसी कमोडिटी है जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, तो आप समझना, अब मान लीजिए जो कॉफी पी रहे थे वो तो कॉफी पी रहे हैं, चाय पीने वाले लोग भी कॉफी पर शिफ्ट हो गए क्योंकि चाय का रेट महंगा हो गया, तो आप खुद सोचिएगा जो कॉफी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो अब आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि दोनों में कौन सा कर्व है ऐसा है जो सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा होंगे, तो ये आपका पी डिमांड कर्व जो है वो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये फ्लैटर है। फ्लैटर शो करता है कि डिमांड थोड़े से प्राइस के चेंज होने से डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब पी कर्व है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कह रहा है इफ अ कमोडिटी लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर कम सब्स्टिट्यूट होते या सब्स्टिट्यूट नहीं होते तो आपका ये क्यू वाला ऑप्शन सही होता, यानी बी पॉइंट आपका सही होगा।
देखिए, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पर ये सारे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। डेली आपको पीडीएफ सेंड कर दिए जाते हैं। वहां से आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। क्लासेस आप यहां से देख सकते हैं, नोट्स आप टेलीग्राम से नोट कर सकते हैं। नोट्स और क्लास पूरी तरीके से फ्री है। आपके सारे कंटेंट समय के रहते हुए कवर कराए जाएंगे, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कह रहा द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स डैश दिया है इलास्टिक डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। अब ये एक डिमांड कर्व है। आपसे कह रहा है ये लेस है कि हाईली है कि यूनिटरी है कि परफेक्टली है। ये 4 पॉइंट आपको दिया गया है। देखिए, यूनिटरी अगर होता तो यूनिटरी वाले जो कर्व हैं आपके, यानी यहां पर ये ईडी इक्वल 1 की बात कर रहा है। लेस में जो ईडी है वो लेस देन 1 है, और हाईली में अगर आप बात करें तो हाईली में ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक में जो डिमांड कर बनता है वो या तो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सेस या तो पैरेलल टू वाई एक्सेस, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। तो इस डिमांड कर्व की बात कर रहा है, इसको आप ऐसे समझिएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पहले 2 स्टेज आप समझें। मान लीजिए ये प्राइस है यहां पे, और फिर जो क्वांटिटी है वो आपको ये दी गई है। अब मान लीजिए प्राइस कम हो गई, प्राइस यहां आ गई, तो ये Q1 हो गया। प्राइस यहां से यहां तक आई, यानी P से P1 हुई, और क्वांटिटी Q से Q1 हो गया। अब आप अगर इस कर्व पे भी देखें तो आपको प्राइस के चेंज का एरिया कम दिख रहा है और क्वांटिटी के चेंज का एरिया ज्यादा दिख रहा है। आप नंबर दे दें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये आपको 20% मान लीजिए है, ये आपका 10% है। अब आप इसको डिवाइड करिए तो ये 20% अपॉन 10%, तो ये आपका 2 आया। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये आपकी ग्रेटर देन 1 है। 2 का मतलब 1 से अधिक, और ये तब होता है जब ये हाईली इलास्टिक होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी जो पॉइंट फिल किया जाएगा वो हाईली फिल किया जाएगा, और यहां पर आप बात करें तो ये अत्यधिक फिल किया जाएगा। कुछ पॉइंट आप और सुनते चलिए साथ में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसका जो मेजरमेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 टू इनफाइनाइट के बीच में होता है। मतलब मांग की लोच की जो वैल्यू आती है 0 से इनफाइनाइट तक की रहती है। दूसरी चीज, इलास्टिसिटी जो है वो अपने आप में एक प्योर नंबर है। प्योर नंबर का मतलब ये यूनिट फ्री है। उसका रीजन है ये हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये यूनिट फ्री है। मतलब एक तरीके से आप समझिएगा ये रिलेटिव चेंज बताता है। अब रिलेटिव चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, ये सब कुछ आपको बता चुके हैं, लगातार आपको बताया जा रहा है। फिर देखिएगा, कह रहा द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस on commodity to reduce its consumption by the public. Such heavy tax will decrease the demand of the commodity only when. क्वेश्चंस को जब कम समझ में आए तो कई बार आप पढ़ें। कह रहा भारतीय सरकार या भारत सरकार ने जनता द्वारा इसकी खपत को कम करने के लिए एक वस्तु पर भारी कर लगाए। ऐसी भारी कर वस्तु की मांग को तभी कम करेंगे जब। अब इस पूरे पॉइंट्स पर आप समझिएगा क्या है क्या नहीं इसमें। देखिए, ED0 आपको पता है कि ED0 आपका जो आपके जीवन की अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जैसे नमक है, दवाइयां हैं, ये उनके लिए है। तो सरकार टैक्स पे टैक्स लगाती जाए या सरकार कुछ करती जाए, दवा खाना है तो खाना है, यानी ED0 से कोई पर्पज नहीं होगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये आपका ईडी इक्वल 1 होता है, इससे भी कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आपका कह रहा है गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, तो टैक्स लगाने से, बात को समझिएगा, टैक्स लगाने से जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब प्राइस जब बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए सरकार ने कार पे टैक्स लगा दिया तो कार की प्राइस बढ़ गई, तो कार खरीदने वालों की संख्या जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुएं जो हैं
वो ईडी ग्रेटर देन 1 में आती हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मूला फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो ये है, ईडी इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन इफेक्ट अपॉन परसेंटेज चेंज इन कॉज। अब अगर आप कारण की बात करें तो यहां पर ये प्राइस भी हो सकता है, ये इनकम भी हो सकती है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो सकता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात आपसे कर रहा है। नॉर्मली जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता तो वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कह रहा प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा हाउ मेनी टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ हैज। कह रहा मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्राइस, इनकम और क्रॉस की हम बात करते हैं। लेकिन जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज की बात करेगा तो वो डिग्री 5 होगा, और जब टाइप्स की बात की जाती है तो वो 3 आपका होता है। फिर कह रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व शोज। आपने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जहां पर इसके किसी भी पॉइंट पर एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है, यानी इसके किसी भी पॉइंट पर आप होंगे तो ईडी इक्वल 1 आएगा। तो यहां पर लिखा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये एक स्पेशल केस होता है आपका। अब देखिएगा कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं आज। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अभी आपको 2-3 क्वेश्चंस पहले ही बताया है कि इसका जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी होता है, लेकिन यहां क्या लिखा है, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब आप देखिए, अगर आपकी थियरी क्लियर होगी तो आप कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थियरी पर बहुत अच्छे से फोकस करिए, फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसका जो आंसर होगा वो 0 से इंफिनिटी की बात करता है। यहां कह रहा मांग की कीमत लोच का गुणांक 1 से अनंत होता है, ये 1 नहीं, ये 0 से अनंत होता है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत है, क्योंकि यहां पे 1 दिया है यानी 1 दिया है। अगर 0 दिया होता तो ये आपका सही होता। सेकेंड पॉइंट कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्योर नंबर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी यूनिट्स। मांग की लोच एक गुणात्मक, एक शुद्ध संख्या है। अभी आपको बताया ये प्योर नंबर है, ये रिलेटिव नंबर है, ये यूनिट फ्री होता है, इसलिए इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो आप इसमें देखिए हो क्या सकता है, तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, गलत, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है, यानी इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्लैटर डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक एट द पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। Demand for a commodity with larger number of substitute is more elastic. आप इस चीज को यहां कर्व के थ्रू सीखिएगा। जैसे मान लीजिए एक डिमांड कर्व आपकी ये है और एक डिमांड कर्व आपकी, जैसे इसको आप डी ए मान लें, इसको आप डी बी मान लें। यहां पर ये इंट्रैक्शंस पॉइंट है जहां दोनों मिल रहे हैं। अब कह रहा है फ्लैटर डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक एट द पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। कह रहा है इस पॉइंट पर अगर आप बात करें तो ये फ्लैटर डिमांड कर्व डी ए है और फ्लैटर डिमांड कर्व पे ज्यादा ये इलास्टिक होता है। दूसरा कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। अभी आपने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस पहले पढ़ा है कि जब सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं, मेरे पास विकल्प बहुत होते हैं, और जब अपने पास विकल्प ज्यादा होंगे तो अगर जैसे मान लीजिए चाय कॉफी की बात है, अगर चाय सस्ती हो जाए
तो लोग कॉफी पीने वाले चाय की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर। अब देखिएगा समथिंग डिफरेंट क्वेश्चंस थ्योरी पर बेस है पूरी तरीके से। Which statement is false in relation to ED greater than 1? कह रहा ED greater than 1 के संबंध में ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट में कौन सा ऐसा है जो फॉल्स है यानी असत्य है। देखिए कह रहा है गुड सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, अगर वस्तुओं के स्थानापन्न है तो ये ग्रेटर देन 1 होता है, ये सही है। कमोडिटी हैज मल्टीपल यूजर्स, कहने का मतलब जैसे दूध है उसके कई सारे विकल्प हैं, अगर दूध सस्ता हो जाएगा तो खरीदने वाले लोग बढ़ जाएंगे, यानी ये भी ऑप्शन सही है। वांट इज नॉट अर्जेंट, अगर कोई चीज हमारे लिए जरूरी है तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तब वो आपका लेस देन 1 होता है, तो वांट इज नॉट अर्जेंट ये भी आपका सही है। लेकिन कह रहा द कमोडिटी इज नॉट ड्यूरेबल और रिपेयरेबल, तो एक बात आप समझिएगा यहां पर जो नॉट वर्ड दिया है इसके नाते ये क्वेश्चन गलत है। अगर ये नॉट ना दिया होता तो ईडी ग्रेटर देन 1 के लिए चारों पॉइंट सही होते। आपसे असत्य पूछा है, ये डी पॉइंट है। इसका अगर डिटेल आपको समझना है तो आप वीडियो पे देख लें, और नहीं तो आप इससे ही सीख सकते हैं। Which statement is true in relation to ED less than 1? इसमें लेस देन 1 कब होगा? कह रहा वांट इज नॉट अर्जेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, गुड्स आर लग्जरी, गुड सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल। अब आप समझना ईडी लेस देन 1 कब होता है? जब गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। ये पॉइंट आपका हाँ कह रहा गुड सब्स्टिट्यूट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वांट इज नॉट अर्जेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, गुड्स आर लग्जरी। आप समझना देखिए अगर गुड्स लग्जरी है तो वहां पर ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि लग्जरी गुड्स कार, टीवी, फ्रिज, कूलर की थोड़ी सी प्राइस घटने पर बहुत सारे से लोग ऐसे होते हैं जिनकी खरीदने की क्षमता हो जाती है, फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर किसी चीज पर एक्सपेंडिचर लार्ज है तो इसका मतलब वो ईडी ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है। वांट्स इज नॉट अर्जेंट, अगर किसी चीज की वांट अर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब आप उसे टाल सकते हैं, और जिन चीजों को हम टाल सकते हैं उन पर ईडी ग्रेटर देन 1 है। जैसा मान लीजिए अभी फ्रिज की कीमत या एसी की कीमत बढ़ जाए तो लोग कहेंगे अरे कोई बात नहीं यार, लेकिन अगर दवाओं की कीमत बढ़ जाए तो इंसान को खरीदना ही पड़ता है। तो वही वो कह रहा है गुड सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल, यानी अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, और इस चीज का नाम है ईडी लेस देन 1, यानी इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है इन विच सिचुएशन elasticity ऑफ डिमांड इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। क्वेश्चंस को बहुत सही से समझिएगा, काफी डिफरेंट क्वेश्चंस आज लिए गए हैं। कह रहा है इसमें इन चारों में जहां पर elasticity ऑफ डिमांड जो है वो सेम नहीं है, यानी अलग अलग हो सकती है। ये चारों पॉइंट देखिएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप समझना, आपने पढ़ा है जब डिमांड कर्व इस तरीके से होता है तो यहां पर ईडी जो है इंफिनिटी है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें डिमांड कर्व पर तो ईडी इक्वल 0 है। अगर आप इस पर देखें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर तो ईडी इक्वल 1 है। इसके किसी भी पॉइंट पर आप मेजरमेंट करेंगे इनफाइनाइट होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर मेजरमेंट करेंगे 0 होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर मेजरमेंट करेंगे ईडी इक्वल 1 होगा। अब कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पर सभी बिंदुओं पर मांग की लोच समान नहीं होती, मतलब अलग अलग होती है। तो इन तीनों में तो किसी भी बिंदु पर समान होगा, यानी हॉरिजॉन्टल पर, स्ट्रेट लाइन पर और रेक्टेंगुलर पर, तो इन तीनों पे इलास्टिसिटी हमेशा समान रहती है। लेकिन रिलेटिवली लेस इलास्टिक पर इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। रीड द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। कह रहा पूर्णतः बेलोजदार मांग के मामले में
मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा है। अब आप लाइन को समझिएगा, जो कह रहा है उसको बना लो, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सेस कह रहा है तो आप इसको पैरेलल टू एक्स एक्सेस कर लीजिए। आपको पता है एक प्राइस पर यानी सिंगल प्राइस पर डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है, डिमांड कितनी भी घट सकती है। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, और अगर इंग्लिश में बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक का नाम इसको दिया जाता है। लेकिन देखिए लिखा क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक दिया है। हिंदी में पूर्णतः लोचदार दिया होता तो सही होता, लेकिन ये पूर्णतः बेलोचदार है। यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस तरीके से होना चाहिए था, तब ये हॉरिजॉन्टल ना होके ये वर्टिकल हो जाता आपका, यानी ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। द स्लोप ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड कर्व इज inclined more towards x axis। कम लोचदार मांग वक्र का ढलान x अक्ष की ओर अधिक झुका होता है। अब आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर आप ऐसे बना लीजिए, ध्यान देना। ये आपका y एक्सिस है, ये डिमांड कर्व है, और एक डिमांड कर्व ये है, मान लीजिए। इसका झुकाव x अक्ष की ओर कम है और इसका झुकाव x अक्ष की ओर ज्यादा है। मान लीजिए ये डिमांड A है, ये डिमांड B है। अब लाइन आप पढ़ना, द स्लोप ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड कर्व इज inclined more towards x axis। कम लोचदार मांग वक्र का ढलान एक्स अक्ष की ओर अधिक झुका होता है। तो अब आप खुद बताइएगा, जो ज्यादा झुका है वो किसका झुका है, ए का। और आपको पता है ये कर्व फ्लैटर है, और फ्लैटर डिमांड कर्व जो है वो आपका मोर इलास्टिक होता है, ना कि लेस इलास्टिक। ये लेस वर्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसमें देख लीजिएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यानी बी सही होगा। अब देखिए कह रहा, नेगेटिव साइन with coefficient of price elasticity of demand denotes। कह रहा प्राइस elasticity of demand का जो साइन है वो नेगेटिव होता है। उसका रीजन है प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो नेगेटिव पाया जाता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बी पॉइंट आपका करेक्ट होगा। कह रहा इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू एनी चेंज इन प्राइस देन डिमांड इज एंड डिमांड कर्व इज। इसको लाइन आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को देखिए। जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको ग्राफ बनाकर समझिए, तो आपका पेपर में कभी गलत नहीं होगा। इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड कांस्टेंट है, यही तो कह रहा है आपसे। टू एनी चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस घटे बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े, तो क्या है आपसे पूछा है। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि ईडी आपका 0 होता है, ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में होता है। तो यहां पर देखिएगा डी ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी पूर्णतः अलोचदार आप कहिए या पूर्णतः बेलोचदार और ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा, यानी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में होता है, यानी इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है इफ द डिमांड फॉर अ गुड is made by a rich consumer, its demand is generally। देखिए जो रिच कंज्यूमर हैं उनके लिए प्राइस के चेंज का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके लिए प्राइस के घटने या बढ़ने का कोई असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। तो कह रहा है उन लोगों के लिए किसी भी चीज की डिमांड क्या होगी, तो उन लोगों के लिए वो चीज लेस इलास्टिक होगा, क्योंकि उनके पास पैसा है और उनके लिए प्राइस कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। फिर देखिए कह रहा है इसमें मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये आपको ये बताना है। ABCD दिया है और ये 4 दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट मैच है। कोई एक ऐसा होगा जो करेक्ट मैच होगा। इसमें लिखा है करेक्ट पेयर, यानी सही युग्म आप चुने। मतलब इसमें किसका सही का रिश्ता है, बाकी सही के रिश्ते नहीं होंगे। मतलब 3 इसमें झूठे रिश्ते होंगे, कोई एक रिश्ता सही होगा, वो आपको बताना है।
इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज फ्लैटर, आप यही देख सकते हैं, ये अपोजिट बातें हो रही हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, गलत है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो भी होता है उसमें डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ना कि वाई के, यानी ये भी आपका गलत हो गया। हाईली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व स्टीपर कह रहा है, जबकि डिमांड कर्व फ्लैटर होगा, ये भी गलत है। अब कह रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस, यानी ये इस चीज की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मींस आप डी पे सही करेंगे। कह रहा है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल नॉट बी हायर, कह रहा है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल नॉट बी हायर, मतलब इसमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए डिमांड की जो इलास्टिसिटी होगी वो ज्यादा नहीं होगी। देखिए अनिवार्य वस्तुओं के सेंस में इलास्टिसिटी हमेशा कम होती है, उसका रीजन ये है क्योंकि वो चीजें आपको खरीदनी ही खरीदनी है, चाहे वो रेट महंगा हो या सस्ता हो। तो देखिए पहला ही दिया है व्हेन इट इज कंसीडर्ड अ नेसेसरी बाय इट्स कंज्यूमर, जैसे दवाइयां हैं और नमक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं, जहां पर आप पैसा नहीं देखते, सस्ता हो या महंगा आपको खरीदना ही पड़ता है। फिर देखिए कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ यूनिट फ्री मेजर, ये सही बात है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट फ्री है, मतलब उसमें यूनिट का मतलब किलो, रुपए, इन सब का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो परसेंट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन डिमांड और प्राइस, कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is not affected by absolute change in demand और price, कह रहा मूल्य, मांग की मूल्य लोच पर मांग या मूल्य में साफ निरपेक्ष पूर्ण परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। ये लाइन सही है, उसका रीजन ये है इसी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ यूनिट फ्री मेजर, ये असर्शन में आपको दिया है, उसका रीजन क्या कह रहा है, प्राइस elasticity of demand is not affected by absolute change in demand और प्राइस। आप खुद इसमें देख सकते हैं ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, लेकिन फिर कह रहा है प्राइस elasticity of demand is not affected, मतलब प्राइस elasticity of demand का असर नहीं पड़ता by absolute change in demand। तो इस पॉइंट में कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय एब्सोल्यूट चेंज। अब यहां समझिएगा एब्सोल्यूट चेंज का जो है, तो एब्सोल्यूट चेंज जो है ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है, ये आपको याद होना चाहिए। जबकि अगर आप बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो ये रिलेटिव चेंज है। लाइन ये भी सही है, लाइन ये भी सही है, लेकिन इन दोनों लाइन में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन are true and reason R is not the correct explanation of B, यानी B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए इन दोनों में रिलेशन तब होता जब यहां पर जो रीजन है वो इससे रिलेट करता। दो अलग अलग लाइनें सही तो हैं लेकिन रीजन रिलेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिमांड कर्व स्लोप डिपेंड अपॉन द रिलेटिव चेंज और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन एब्सोल्यूट चेंज। देखिए दोनों ही पॉइंट अपोजिट लिखे हैं। डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डिपेंड अपॉन द रिलेटिव चेंज और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एब्सोल्यूट चेंज, जबकि आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एक रिलेटिव चेंज है, जबकि इसका जो स्लोप है वो एब्सोल्यूट चेंज की बात करता है। यानी इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट ये गलत हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कह रहा फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए अगर आपको गिवन गुड्स के बारे में पता है तो आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम के अपवाद के लिए बात करता है, और ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी डिमांड कर्व डाउनवर्ड ना होकर के अपवर्ड की ओर जाता है। तो यहां पर ये आपका ऑप्शन बी यानी पॉजिटिव जो है ये सही होगा। फिर कह रहा है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का किस पर असर नहीं पड़ता। आपको पता है नेचर ऑफ द कमोडिटी असर डालती है, इसका मतलब वो चीज जो आप खरीद रहे हैं वो जरूरी है या कुछ दिन टाला जा सकता है, इसका असर प्राइस के चेंज होने पर पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, इसका भी असर पड़ता है। आपकी इनकम का भी असर पड़ता है।
लेकिन अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इलास्टिसिटी और यहां पर प्राइस की बात कर रहा है, मतलब डी से कोई रिलेशन नहीं है, तो नॉट पूछा है, यानी इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा व्हिच फैक्टर मेक्स डिमांड कर्व मोर इलास्टिक, इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिमांड कर्व को ज्यादा इलास्टिक बनाता है? वो आपका लॉन्गर टाइम पीरियड है। इसका एग्जांपल समझिए, आखिरकार लॉन्गर टाइम पीरियड में डिमांड मोर इलास्टिक कैसे हो जाती है, ये आप पहले समझ लें। मान लीजिए आपके पास शॉर्ट टर्म का टाइम है। शॉर्ट टर्म का मतलब जहां पर हम सब कुछ नहीं बदल सकते। तो मान लीजिए अभी पेट्रोल महंगी हो जाए, समझिएगा, पेट्रोल महंगी हो जाए तो आपकी गर्ज है, आप पेट्रोल को खरीदेंगे, क्योंकि आपको बाइक या कार अगर चलानी है तो पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है तो आप उस पेट्रोल का कोई ना कोई विकल्प चुन लेंगे। जैसा इस समय आप देखें, भारत में बहुत तेजी से लोगों के घरों में सौर ऊर्जा के यूज के लिए सोलर पैनल का यूज लोग कर रहे हैं। उसका कारण है, उनको पता है कि बिजली डे टू डे महंगी हो रही है और सौर ऊर्जा एक सस्ता साधन है। तो ये जो है ये लंबे समय में हमने खोजा है, ना कि शॉर्ट पीरियड में हम खोज पाए हैं। तो इसीलिए जो मोर इलास्टिक है वो लॉन्ग टाइम पीरियड में ये चीज आपका होता है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो रिलेट करते थे। इन सारे क्वेश्चंस को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको क्लास और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और क्लास को लाइक करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इसके पीडीएफ मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग के लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। यानी मांग के लोच को मापने की विधियां में कुल व्यय, कुल आय, आगम रीत, आर्क रीत, और न केवल इन विधियों को बताएंगे बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि इन विधियों का यूज कब और कहां किया जाता है। तो आप बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक नई क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।